बेटा तो आज हमारा टॉपिक है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी। तो आप में से कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज जेंडर इक्वेलिटी और लैंगिक समानता? अगर कोई बच्चा बताएगा तो प्लीज हाथ ऊपर करिए। है कि किसी भी जेंडर को मतलब पुरुष या स्त्री को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, क्लैप करो। लैंगिक समानता का मतलब है कि सभी समान है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, किसी का भी किसी वजह से हम उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मतलब होता है कि किसी भी कारण से, किसी भी व्यवस्था के कारण किसी भी तरह का आप में भेदभाव ना किया जाए। और सबसे बड़ा भेदभाव है स्त्री और पुरुष की क्षमता का मूल्यांकन। मतलब स्त्रियां कम काम कर सकती हैं, पुरुष ज्यादा काम कर सकते हैं, इस तरह का मूल्य। क्या आपने कभी देखा है कि आपके आसपास कभी किसी तरह का भेदभाव हुआ हो? किसने? हाथ खड़े करिए बेटा। हाँ जी, खड़े हो। यस मैम। मैम हमारे यहाँ पर, हमारे समाज में यहाँ पर सभी डिसीजन जेंट्स के द्वारा ले जाते हैं। बेटा ये बच्चे ने बहुत अच्छी बात करी है और इसने अपने आसपास के समाज की व्यवस्था बताई है कि हमारे समाज में ऐसा होता है कि स्त्री और पुरुष के अगर काम का मूल्यांकन करो कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, तो उसमें भी आपने देखा होगा बताया जाता है कि जेंट्स ज्यादा काम करते हैं, लेडीज कम काम करती है। उसके घर परिवार के काम को तो आंका ही नहीं जाता। और अगर आपको पता है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था, कोई ना कोई शोध होता रहता है और उस शोध के अकॉर्डिंग क्या है कि एक आंकड़ा है कि स्त्री अपने घर के कामों के लिए, जो लेडीज है वो अपने घर के कामों के लिए कम से कम 3 घंटे रोजाना समय व्यतीत करती है। कितने घंटे का? रोजाना के 24 घंटों में से 3 घंटे का समय वो घर के कामकाज में व्यतीत कर रही है और उसका कोई भी ब्यौरा नहीं है, उसका कहीं काउंट नहीं है, उस काम को किसी गिनती में नहीं गिना जाता है। और जैसा कि इस बच्ची ने बताया कि हमारे समाज के अधिकतर जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? जेंट्स के द्वारा। आप सभी एग्री हो इस बात से? आपने आसपास कभी देखा है कि इस प्रकार की कोई भी असमानता की, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर किसी ने देखा है तो प्लीज हाथ खड़े करिए। खड़े हो जाइए। बताइए किस तरह का? मैम नौकरी पे लेडीज कम जाती है और जेंट्स ज़्यादा जाते हैं। लेडीज नौकरी में कम क्यों जाती हैं? मैम क्योंकि उनको घर के कामकाज भी देखने होते हैं। मैम लेडीज को कम सैलरी मिलती है और जेंट्स को ज़्यादा, इसलिए मम्मा घर पे ही रहती है। जाओ। तो मतलब इस बात से ये प्रूव होता है कि जेंडर इक्वेलिटी आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। कि पहला तो क्वेश्चन ये था कि मम्मा को घर के काम भी करने होते हैं, तो वो मम्मा, तो बेटा इस चीज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि नौकरियों में आप लोग पढ़ाई कर रही हैं, आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो उसका हमारा मकसद ये है कि हम एक उचित नौकरी ले सके, हम अपने आप को सेटल कर सके और हम अपने को लाइफ की साइकिल में आगे बढ़ा सके। कोर्स रीजन बोला बच्चे ने कि लेडीज को कम सैलरी दी जाती है और जेंट्स को ज्यादा सैलरी दी जाती है। अगर लेडीज और जेंट्स का काम बराबर है तो फिर सैलरी भी बराबर होनी चाहिए ना। इक्वेलिटी, लैंगिक समानता का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार इसलिए चलाया गया कि आप लोगों को जागरूक किया जा सके कि आप लोगों के समान अधिकार है, इसमें किसी जेंडर का कोई रोल नहीं है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको समान रूप से सैलरी लेने का अधिकार है, वर्कलोड समान रूप से, है ना। तो अगर आपको ये अधिकार बराबर रूप से नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमारा कानून है, ठीक है। कानून का भी कर्तव्य है कि जेंडर इक्वेलिटी को समान रूप से चलाने के लिए, समान रूप से सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सबका साथ दे। और पता है आपको, इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। कैसे? सरकार को भी पता था कि हमारी लेडीज पिछड़ रही हैं। शिक्षा का, अब आपने देखी राजनीति, टीवी पे देखते हो, सारे जेंट्स होते हैं, मोस्टली लेडीज होती है। राजनीति में कितने % लेडीज है?
संसद तक, संसद कुछ समझते हो आप? टीवी में देखते हो सारे एमएलए, विधानसभा, है ना? तो हमारी संसद तक कितने लोग पहुंच चुके हैं? उसमें कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? कितनी लेडीज हैं? आपने देखी है? क्यों? क्योंकि लेडीज वही मम्मा को काम करना होता है, मम्मा को घर के काम के कारण से ही बाहर पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना क्यों चलाई? इसका मकसद क्या था? क्योंकि हमारी पौराणिक जो प्रथाएं हैं उनमें क्या था कि बेटियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। क्यों? बेटी तो बोझ है। पुराने टाइम में यही होता था। अब तो आपको बहुत आजादी है, और हमें अगर हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का पता लगे ना बेटा, तो हम और भी बहुत अच्छा काम कर सकते। हाँ जी बताओ। जो अधिकार हमें कानून ने दे रखे हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। क्लैप करो। तो कानून ने कौन कौन से अधिकार हमें दिए हुए हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया कि पहला अधिकार बताया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप एक स्वतंत्र हो, आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं है। ठीक है, और आपको सरकार ने भी एक 18 साल के बाद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में बताया गया है। आपको भी 18 वर्ष के बाद बताया गया है ना कि आप एक स्वतंत्र हो। 18 वर्ष से पहले तक पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं। आपका जो अधिकार बताया है वो है समानता का अधिकार बताया खुशी ने। तो दूसरा समानता का अधिकार है, तो हम उसी बात में आगे जेंडर इक्वालिटी के लिए कि सभी समान है। इसकी मेन थीम ये है कि स्त्री और पुरुष में किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? मैम जी 3। कौन कौन से? जी एक होता है मेल, एक फीमेल और एक थर्ड जेंडर। बेटा पहले 2 ही जेंडर होते थे, मेल और फीमेल। ठीक है, फिर सरकारी प्रावधान के बाद तीसरे जेंडर को मान्यता मिली। ठीक है, जिसे आप थर्ड जेंडर बोल देते हो। अच्छा, आपको कैसे पता लगता है कि आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो? आपको कैसे, खुद को कैसे पता लगता है? हम लोगों को कैसे पता लगता है? हमें तो ऐसे पता लगेगा ना कि आपने गर्ल की ड्रेस पहनी है तो आप गर्ल हो, आपने बाल बढ़ाए हैं तो आप गर्ल हो, आपकी फिजिक से ठीक है चेंजेस हैं तो आप गर्ल हो। ठीक है, हम लोगों को ऐसे पता लगता है कि आप गर्ल हो। अब आप बताइए, आपको अंदर से कैसे पता लगता है कि आप गर्ल हो या बॉय हो? मैम हमें अंदर से ही पता लगता है कि हम गर्ल है या बॉय। जैसे कि हाँ बताओ। मैम हमें गर्ल होकर चूड़ियाँ पहनने का मन करता है, लहंगे वगैरह पहनने का मन करता है। इससे पता लगता है कि हम गर्ल है। मैम हम बाल बढ़ाना अच्छा लगता है और नई नई ड्रेस मिलती है पहनने को, और चूड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है और लहंगा पहनना। तो बेटा इस सब का कंक्लूजन ये है कि आपको आपके जेंडर का पता आपका मन करवाता है। ठीक है, आपको अंदर से पता लगता है कि आपका जेंडर क्या है। जैसे कि अगर आप गर्ल हो तो आपको सारी गर्लिश बातें अच्छी लगेगी, बाल बढ़ाना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना, मेकअप करना, इस तरह के और भी कई तरह के शौक आपको होंगे। ठीक है, और अगर आप बॉय हो तो आपको लगेगा कि आप बॉय की तरह रहो, बाल कटाओ, बाहर मेरे पे क्यों रोक है, मैं बाहर घूमूं, बाइक चलाऊं, है ना। और आपको गर्ल्स की ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, है ना। आपको लगेगा मैं पैंट शर्ट पहनूं, ये सब पहन, वैसे तो गर्ल्स भी पहनती है बट वो सिर्फ ड्रेस पहनती है, रहती वो लड़कियों की तरह ही है। ठीक है, तो आपका कोई भी जेंडर हो उसका पता आपको आपका मन खुद कराएगा। कि पहले आप फॉर्म्स भरते थे तो उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम होते थे, मेल फीमेल, अब उसमें 3 कॉलम होने लग गए हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि तीनों जेंडर को मान्यता हो गई है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? अब आप बताइए कि हमारे भारत में कौन से जेंडर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? मेल को? मैम जी ज़्यादा मतलब फीमेल को दे देता है क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट। कोई ऐसा काम नहीं है जो आज लेडीज़ ना कर सके, सारे काम लेडीज़ भी कर सकते हैं और जेंट्स भी कर सकते हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है कि
लेडीज को फर्स्ट जेंडर होना चाहिए, मतलब कि लेडीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। बिकॉज लेडीज क्या करती है, जन्म देती है, फैमिली बनाती है, ठीक है, और बच्चों का पालन पोषण करती है, जॉब भी करती है, हर चीज करती है। मगर फिर भी भारत में आपको जानकर एक शौक लगेगा कि भारत में फर्स्ट जेंडर मेल को माना जाता है और मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और भारत में जो एक दर होती है ना, जन्म दर, कि मतलब कितने लोगों ने कितने सेकंड में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने मिनट में कितने बच्चे पैदा हुए और कितने मरे, इस तरह की दर होती है, जन्म दर और मृत्यु दर। तो लेडीज की जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज्यादा है, मतलब कम लेडीज पैदा हो रही है और जेंट्स ज्यादा पैदा हो रहे हैं, है ना। अब ये कैसे हो गया, ये इक्वालिटी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कि लेडीज की जन्म दर कम है, जेंट्स की जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर लेडीज ज्यादा मर रही हैं, जेंट्स कम मर रहे हैं। इतना रेशो में डिफरेंस कैसे आया? अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताती हूं कि कई जगह पर ऐसा अभी तक माना जाता है कि लेडीज, लड़कियां पैदा होते ही पैदा होनी शुभ नहीं है, उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है। आपने सुनी है ये बात? लड़की होती है, चेक करवा ली जाती है लड़की है या लड़का है और उसको पेट में मारा जाता है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? बताओ आप, पता है ना बेटा? तो इसका रीजन क्या है? इसके कई रीजन है। हाँ बताओ, आप बताओ। उस बच्ची ने बोला कि लड़कियां पैदा होनी शुभ नहीं होती, लड़कियां बोझ होती हैं। क्यों? हमारे समाज ने बोला है लड़कियां काम बांट दिया है, लड़कियां घर में काम करेगी, खाना बनाएगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी और जेंट्स रोजगार करेगा और उनके पेट भरने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था पुराने जमाने से समाज में थी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है वही व्यवस्था अभी तक आ रही है कि लड़कियां क्या करेगी, घर में काम करेगी और बच्चों का पालन पोषण करेगी, और आज भी जेंट्स कमाई के लिए निकलता है। मगर बेटा अब टाइम बदल गया है, अब लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हमारी राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडिया कौन है? लेडीज है, कोई नाम बताएगा उनका? श्री द्रौपदी मुर्मू। क्लैप करो बच्चों। इतनी बड़ी देश की व्यवस्था चला रही हैं एक लेडीज होकर, तो क्या आप अपने घर की भागीदारी में कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती हो? एक और बात है कि आपने देखा होगा स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है जल्दी। क्यों? मैम क्योंकि कईयों की ना शादी जल्दी कर देते हैं। बेटा बाल विवाह इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बाल विवाह हमारे पुराने समाज से प्रथा चलती आ रही है कि लड़की और लड़कों का भी छोटी उम्र में विवाह हो जाता था। अभी फिर भी लड़कों को थोड़ा सा फलने के लिए टाइम मिलता है, बट कई जगह पे लड़कियों को अभी भी कहते हैं 14-15 साल की हुई उनकी शादी कर देते हैं। और अगर आप आंकड़े उठाओ तो आप देखेंगे 9th-10th क्लास में मेनली सबसे ज्यादा बाल विवाह दर होएगी, और एक होगी 11th क्लास में। 10वीं हो गई बस और नहीं पढ़ना है अब तो लड़की की शादी कर दे, ठीक है। तो बाल विवाह इस सब का कारण है, जो सबसे बड़ा रोड़ा है एक जेंडर इक्वेलिटी के नाम पर, ठीक है। तो हम इसके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे देश में जेंडर इक्वेलिटी हो, सबको समान, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान वेतन मिले। जॉब करते हैं, एक ही जॉब है, ठीक है, उसमें जेंट्स को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लेडीज को कम दे रहे हैं। लेडीज तो अपना घर का काम छोड़ के आ रही है, घर भी काम करके आ रही है, घर से जाके भी, जॉब से जाके भी वो काम करेगी, फिर भी उसको कम सैलरी है, और वो ज्यादा जॉब में ज्यादा हार्डवर्क भी करती है, फिर भी उसको कम सैलरी है ना। तो अगर समान वेतन का अधिकार मिल जाए तो क्या होगा? जेंडर इक्वेलिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर सब मिलके रोके तो भी हम ठीक कर सकते हैं। लगा कि आप लोग भी इतना गहरा सोचते हो,
ठीक है, हम लोगों को लगता है कि हाँ 6th के बच्चे हैं और आपका मेंटल लेवल इतना नहीं होगा कि आप इतनी गंभीर समस्या को समझ सके, मगर मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतना ज्यादा अवेयर हो, आप इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन बता रहे हो इसके लिए, है ना। एक बार सभी बच्चे अपने लिए क्लैप करेंगे। तो अब खत्म करती हूं मैं सब, ठीक है। और आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूं कि आपने क्या करना है, आपने जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, समानता लाने के लिए क्या कारण है, समानता लाने की बाधाएं क्या है, कि अगर हमने जेंडर इक्वेलिटी अप्लाई करनी है अपने देश में, अपने समाज में, तो हम उसके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं और उसके बीच में कौन कौन सी बाधाएं हैं, वो सब आपने एक एक पेज पर लिख के लाना है और आपसे स्टेज पर बुलवाया जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट? चलिए आप सब बच्चे अपने लिए क्लैप करेंगे। जय हिंद।